हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सहज मैथ्स स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे बीजगणित, क्योंकि अंकगणित में बहुत सी समस्याएं ऐसी होती हैं जो हम उनको सुलझा नहीं पाएंगे। तो उसके लिए देखना है, कुछ एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। जैसे अभी कहा जाए कि ये एक टोकरी है और इस टोकरी में हम कुछ फल रख देते हैं। मान लेते हैं इसमें हम ये सेब रख देते हैं। तो इसमें अभी कहा जाए कि इस टोकरी में कितने सेब हैं, तो हमको पता चल रहा है कि 1 2, इसमें 2 सेब हैं। और अभी हम एक दूसरी टोकरी बना लेते हैं और अभी इस टोकरी में कहा जाए कि कितने हैं, तो इसमें मान लेते हैं ऐसे 3 सेब रखे हुए हैं। तो इसमें 3 हैं, इसमें 2 हैं, तो इनको तो हम गिन लेते हैं। अभी एक टोकरी है और इसमें 1 सेब रखा हुआ है, तो इनको गिनना बहुत आसान है कि ये इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। लेकिन एक टोकरी अभी है और उसमें हम सेब रख देते हैं, पूरी टोकरी भर देते हैं। सेब से हम पूरी टोकरी भर देते हैं, तब ये होता है कि इनको गिनना आसान नहीं है। तो इनको देखकर हम कहेंगे 1 है, इनको देखकर हम कहेंगे 2 हैं सेब, इसको देखेंगे और हम बता देंगे 3 है। लेकिन इसको देखकर ये बताना कि कितने हैं, ये संभव नहीं है। तो इसके लिए हमको ये कहना पड़ता है कि इसमें कुछ सेब हैं। इसमें यही कहा जाएगा कि कुछ सेब हैं। तो कुछ सेब हैं ये इसमें कहा जाएगा, क्योंकि इसकी संख्या इतनी जल्दी, क्योंकि पूरी टोकरी भरी हुई है, तो ऐसे देख के नहीं बता सकते हो कि 10 हैं 20 हैं, क्लियर कितने हैं ये नहीं बता सकते हैं। लेकिन इनको हम जैसे ही देखेंगे कहेंगे 1 है, इसको कहेंगे 2 हैं, इसमें कहेंगे 3 है। लेकिन इसको बताने के लिए हम यही कहेंगे कि इसमें कुछ सेब हैं। तो ये जो कुछ होता है, कुछ सेब, तो इसको दिखाने के लिए अभी अंकगणित में हम कहें कि इसको कुछ को कैसे लिखा जाएगा, तो कुछ को लिखने के लिए क्या हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, क्या इनमें से हम कुछ रख सकते हैं? अगर कुछ दिखाना हो कि कुछ सेब हैं, तो कुछ सेब को दिखाने के लिए हम 1 से 9 और 0, इनमें से हम कुछ भी तो नहीं रख सकते हैं कि इस टोकरी में हमको दिखाना है। इसमें हमने 1 रख लिया, 1 सेब था, हमने 1 रख लिया। इसमें 2 हैं, तो ये वाला अंक लिख लेते हैं कि 2 हैं। तो इनको दिखाने के लिए हम 3, अभी 4 हों तो ये रख सकते हैं, 5 हों तो ये रख सकते हैं। लेकिन इसको दिखाने के लिए, क्योंकि हम देख के ऐसे नहीं बता पाते हैं कि कितने हैं, बस हम ये कह देते हैं कि कुछ सेब हैं। तो कुछ सेब हैं, इसको दिखाने के लिए हमको यूज़ करना पड़ता है बीजगणित का, जिसके लिए एक संकेत होता है। हम ए से जेड तक, ए टू जेड कोई भी अक्षर, कोई भी इसमें अक्षर को हम मान लेंगे। जैसे हमने मान लिया कि इसमें ए सेब है, तो ये मान लिया जाता है। तो इसको दिखाने के लिए हमको अंकगणित में तो कोई अंक वो है नहीं कि इसको हम दिखाएं, कुछ को दिखाएं। और इसको दिखाने के लिए हम बीजगणित में जब आते हैं तो इनको दिखा सकते हैं। ए से जेड तक कोई भी अक्षर ले सकते हैं, तो उसको हम आसानी से उससे दिखा सकते हैं। लेकिन अंकगणित में इसको दिखा पाना संभव नहीं है। तो बहुत सी जटिल समस्याओं को हल करने के लिए इस बीजगणित का ही यूज़ किया जाता है। तो ये एग्ज़ाम्पल कुछ समझ में आया होगा कि आखिर बीजगणित का यूज़ क्यों करना पड़ता है। अब हम देखेंगे कि बीजगणित के कुछ बिंदु होते हैं, तो कौन कौन से बिंदु हैं तो उनको देखेंगे। तो ये 4 बिंदु मेन ध्यान रखना है।
पहला है चर संख्या। चर संख्या क्या होता है, अचर संख्या क्या होता है, पद क्या होता है, व्यंजक क्या होता है। तो चर संख्याएं वो होती हैं जिनका मान बदलता है, उसे चर संख्याएं कहते हैं। तो ऐसी संख्याएं जिनका मान बदलता रहता है, इसके लिए हम देखते हैं ए टू जेड, ए से जेड तक कोई भी अक्षर हो, अगर इसमें हम मान लेते हैं इसको, तो वो होता है चर संख्याएं जिनका मान बदलता रहता है। अगर हम ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, सी है, डी है, ए से जेड तक कुछ भी हम ले लें, एक्स है, वाई है, जेड है, कुछ भी हम ले लें, तो इनका मान बदलता रहता है। और ये ए कभी इसका मान 2 आ जाएगा, कभी 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 200 आ जाएगा, कुछ भी इसका मान आ सकता है। तो इनका मान बदलता रहता है, इसलिए ऐसी संख्याओं को हम चर संख्याएं कहेंगे। बस इतनी सी बात याद रखना है कि जिनका मान बदलता रहता है उन्हें चर संख्याएं कहते हैं। चर का मतलब ही होता है चलना, और जो चलता है वही बदलता है, जो चलता है वही बदलता है। इसलिए जिनका मान, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, चर का मतलब चलना, चर का मतलब होता है चलना, और जो चलेगा वो बदलेगा। कोई यहाँ पर है, अगर यहाँ से चल के यहाँ जाता है तो उसमें बदलाव आता है, मतलब जो चलेगा वो बदलेगा। तो चर का मतलब होता है चलना। चर संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनका मान बदलता है, उन्हें चर संख्याएं कहते हैं। और इसके लिए ए से जेड तक कोई भी अक्षर है तो उनका मान कुछ भी आ सकता है। देखकर ये नहीं बता सकते हैं कि इसमें कितने आम हैं, और जब ये हम नहीं बता सकते हैं तो इसको दिखाने के लिए हमको कुछ मानना होगा। और ऐसी समस्याओं को अंकगणित से हम नहीं हल कर सकते हैं, तो इन समस्याओं को सुलझाने के लिए ही बीजगणित का यूज़ होता है। और ये सारे जो ए से जेड तक सारे अक्षर हैं, इन्हीं को बीज कहा जाता है। और जब हम इन सभी को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं और भाग करते हैं, ये सारी क्रियाएं हम जब इनमें करते हैं चर संख्याओं में, तो उसी को कहा जाता है बीजगणित। और बीजगणित में हमको यही जोड़, घटाव, गुणा, भाग ये सब सीखना है। अब चर संख्याएं होती क्या हैं ये समझ में आ गया होगा। और ये भी ध्यान रखेंगे कि ये अकेला ही नहीं, अगर इसके साथ में अगर दो ऐसे कहा जाए, दो, तो ऐसे तो दो ये अचर संख्या है, लेकिन जब ये अचर संख्या इसके साथ में मिलकर लिखी होती है तो 2a लिखा हुआ है, मतलब ये पूरी संख्या चर संख्या है। इस पूरी संख्या को चर संख्या कहेंगे। अगर इसके साथ में हम 12 लिख देते हैं, 12x, तो ये पूरी संख्या चर संख्या होगी। प्लस या माइनस से अगर अलग हो रही संख्या तब लिखा हुआ है, तब वो अलग पद हो जाता है। तो यहाँ पर इनके साथ में अगर कोई अंक भी लगा हो तब भी हम उसको चर संख्या कहेंगे। चर के साथ में अगर कोई अचर संख्या आके मिल गई है तब भी वो चर बन जाती है। इसके साथ में अभी हम 15 लिख देते हैं, 15x, तो ये पूरी संख्या चर संख्या ही है। तो चर संख्या समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं अगला। तो अचर संख्या में क्या होता है कि अभी बता रहे थे कि जिनका मान बदलता है वो चर संख्याएं हैं, और जिनका मान नहीं बदलता है उन्हें अचर संख्या कहते हैं। तो अचर संख्या में जिनका मान नहीं बदलता है, अगर 3 लिखा है तो ये 3 ही रहेगा, कभी भी इसमें कोई बदलाव नहीं होगा कि अगले वर्ष ये 4 हो जाएगा, फिर अगले वर्ष 5 हो जाएगा, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, हम 5th में थे तो पढ़ रहे थे 3, अब हम 10th में आ गए हैं तो हम इसको कुछ और पढ़ेंगे। मतलब ये 3 है तो 3 ही रहेगा, इसका मान कभी बदलेगा नहीं। 5 लिखा हुआ है तो 5 ही रहेगा, इसका मान कभी बदलेगा नहीं। 15 है तो 15 ही रहेगा, 12 है तो 12 ही रहेगा। जो भी हम लिख दें वो जितना लिख दिया वो मान वही रहेगा।
लेकिन एक्स वाई जेड ए बी सी, ए से जेड तक अगर इनमें से हम कुछ लिखते हैं तो उनका मान बदलता रहता है। एक्स का मान 2 आ सकता है, 12 आ सकता है, 120 आ सकता है, 1200 आ सकता है। वाई का मान कुछ भी आ सकता है, जैसे इसमें वैसे इसमें। ए से जेड तक किसी का भी मान वो बदलता रहता है, लेकिन इनका मान जो है वही रहता है। 15 है तो 15 ही रहेगा, 12 है तो 12 रहेगा, 13 है तो 13 रहेगा। तो ऐसी संख्याओं को अचर संख्याएं कहा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं अगला पद। हर एक संख्या अलग अपना एक जो है पद होता है। जैसे हम चर संख्या लिख दें या अचर संख्या लिख दें, जैसे हमने लिख लिया x या 3x लिख लिया, तो ये 3x जो हमने लिख लिया ये एक पद हो गया। और मान लेते हैं हम यहाँ लिख लेते हैं 5a, तो ये भी एक पद है। प्लस बीच में लगा देते हैं तो ये अलग पद है, ये अलग पद है। तो इन सभी को पद कहा जाता है। जो चर संख्या हो या अचर संख्या हो, जो भी संख्याएं लिखी होंगी ये पद होंगे। और कई जब पद मिल जाते हैं तब ये बन जाता है व्यंजक। कई पद मिल जाते हैं तो उन्हें व्यंजक कहा जाता है। जैसे ये एक पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, तो ये पूरा मिलकर व्यंजक हो गया। और अगर एक ही पद है, जैसे हम लिख लेते हैं 4a, तो 4a लिखा तो ये जो है पद है एक पदी व्यंजक। व्यंजक इसको भी कहेंगे। अगर एक पद है तो ये नहीं कि एक पद है तो उसको व्यंजक नहीं कहेंगे, व्यंजक कहेंगे। बस ये है इसका नाम हो जाएगा एक पदी व्यंजक, क्योंकि इसमें एक पद है। केवल हम x ही लिख दें तब भी ये एक पद है। हम लिख लेते हैं y तब भी ये एक पद है। और इधर लिख लेते हैं z, अब यहाँ बीच में प्लस लग गया तो ये y ये अलग पद हो गया और ये z अलग पद हो गया। और अगर हम यहाँ प्लस लगा हो या माइनस लगा हो, प्लस माइनस निशान से जो अलग अलग ये जो पद हो जाते हैं, अलग अलग पद वहीं से बदल जाते हैं प्लस और माइनस से। जैसे हम लिख लेते हैं 6x माइनस 3y प्लस 2। अब यहाँ हम देखते हैं यहाँ माइनस लगा है, यहाँ प्लस लगा है, तो ये अलग पद हो गया एक, ये अलग पद हो गया दूसरा और ये हो गया तीसरा। तो इसमें पद हो गए 1 2 3। तो इसमें जब 3 पद हो गए तो इसे त्रिपदी व्यंजक कहेंगे। और 1 2 इसमें 2 पद हैं तो इसको द्विपदी व्यंजक कहेंगे। और इसमें देखो एक ही पद है तो इसको हम एक पदी व्यंजक कहेंगे। कहीं ऐसे ही अगर लिख दिया जाए x तो ये क्या है, ये एक पदी व्यंजक में आएगा। और अभी हम यहाँ लिख दें a माइनस बी। अब यहाँ पर a माइनस बी एक ये अलग पद है, ये दूसरा अलग पद है, तो इनको हम कहेंगे द्विपदी व्यंजक। और जब 3 पद हो जाते हैं तो उसे त्रिपदी व्यंजक कहेंगे। चर या अचर संख्याओं से मिलकर जो पद बनेंगे तो उन्हें हम, एक पद है तो एक पदी व्यंजक, 2 पद हैं द्विपदी व्यंजक, 3 पद हैं तो त्रिपदी व्यंजक कहेंगे। तो ये बीजीय जो संख्याएं हैं, व्यंजक हैं, जो पद हैं, इनको अगर हमको जोड़ना हो तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, कुछ बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जब तक एक राशि नहीं होगी तब तक वो जुड़ नहीं सकती है। जैसे ये x है और ये x है, तो x और x एक जैसा है, ये भी x है ये भी x है, एक जैसे हैं, तो x और x को जोड़ा जाएगा तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो ये हो गया 2x। अभी हम यहाँ पर लिख लें y प्लस y, तो ये हमको मिल जाएगा y ये और y ये एक एक हमको मिल जाएगा, यहाँ 2y 2y हो जाएगा। तो जब तक एक राशि नहीं होगी तब तक वो जो है जुड़ नहीं सकता है, ना तो घट सकता है। जैसे x और प्लस y, अब यहाँ पर हमको आंसर में
x प्लस वाई ही मिलेगा, क्योंकि ये नहीं जुड़ सकते हैं। ये इसलिए नहीं जुड़ सकते हैं क्योंकि ये एक राशि नहीं है, ये x अलग है, y अलग है, इसलिए ये कभी नहीं जुड़ेंगे। जैसे हम अभी कहें कि एक पेन है, मान लेते हैं यहाँ पर एक पेन, और ये हो गया दूसरा पेन, और ये हो गया तीसरा पेन, 3 पेन हो गए। और अभी कहा जाए कि 2 पेंसिल हैं। अभी यहाँ हम ये कहें कि 2 पेंसिल हैं, 3 पेन हैं, तो ये हो गए पेन और ये हो गए पेंसिल। तो पेन और पेंसिल को अगर हमको जोड़ना है तो अभी हम ये कहें कि 3 पेन हैं और 2 पेंसिल हैं, तो 3 पेन 2 पेंसिल। तो इसके लिए हमको 3 पेन है 2 पेंसिल है, इनको बस हम यही कहेंगे कि 3 पेन है 2 पेंसिल है। क्या अगर हम इनको जोड़ दें तो 3 और 2 5, 5 तो हो गया, लेकिन 5 क्या हो गए? क्या पेन 5 बन जाएंगे? पेन तो 5 बनेंगे नहीं, और ना तो 5 पेंसिल हो पाएंगी, रहेंगे दोनों एक में मिला देंगे तो बस यही होगा कि 2 पेंसिल हैं और 3 पेन हैं, 2 पेंसिल 3 पेन यही कहेंगे। अब ये नहीं हो जाएगा कि ये पेंसिल पेन बन जाएंगी या ये पेन पेंसिल बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये एक राशि के नहीं है। और अभी ये पेंसिल ना होती और ये 2 पेन और होते तो 3 पेन ये हैं 2 पेन ये, तब हमको 5 पेन मिल जाते। तो इससे समझ में आया होगा कि अगर हम ये देखें कि जब तक एक राशि नहीं होगी तब तक हम ना तो जोड़ सकते हैं ना तो घटा सकते हैं। घटाने में भी है, जब तक एक राशि नहीं होगी तब तक वो जुड़ेगा भी नहीं और घटेगा भी नहीं। 3x माइनस 2x। अब यहाँ 3x से 2x अगर हम माइनस कर देंगे तो हमको पता है कि x यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो 3 से 2 अगर घट जाएगा तो 1 बचेगा, और जब 1 बचेगा तो कभी भी ऐसे 1x नहीं लिखा जाता है, क्योंकि ये तो एक x है ही, ये तो 1 है ही, तो इसलिए 1x ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि ये तो एक है ही। इसलिए इसमें कभी भी ऐसे नहीं लिखा जाता है कि हम इसके आगे 1 लगा दें। तो 3x से अगर हम 2x घटाएंगे तो 1x यहाँ पर हमको मिल जाएगा। ऐसे ही हम 12a लिख लेते हैं और माइनस 6a लिख लेते हैं, तो 12a से 6a घट जाएगा तो हमको क्या मिलेगा? 6a मिलेंगे। तो ऐसे ये जोड़ना होता है, जब तक एक राशि नहीं होगी तब तक हम उसको ना तो घटा सकते हैं और ना तो जोड़ सकते हैं। तो जोड़ने के लिए अभी हम यहाँ लिख लेते हैं इसे 8y प्लस 3y। अब 8y ये है, 3 ये है, तो 8 3 11। अब 11 क्या है? y, तो ये यहाँ पे लिख लेंगे 11y। तो जब तक एक राशि के नहीं होंगे तब तक वो जुड़ नहीं सकते हैं, ना तो घट सकते हैं। तो इनमें हमको बस यही ध्यान देना होता है कि एक राशि को एक जगह करेंगे, सजाती पदों को एक जगह करेंगे और उनको आपस में जोड़ लेंगे। तो अभी हम ये बस बेसिक बता रहे हैं, छोटे छोटे सवाल लेकर हम केवल समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और बाकी ये इसका पहला पार्ट होगा। उसके बाद दूसरे पार्ट में हम देखेंगे इससे बड़े क्वेश्चन। तो इसमें जोड़ घटाव लगभग समझ में आ गया होगा। अब गुणा में क्या होता है कि अगर हम x का गुणा x से करें तो यहाँ पर कभी भी 2x नहीं होगा। 2x होता है जब हम उसको यहाँ पर देखो x और x को जोड़ते हैं तब हमको 2x मिलता है, लेकिन जब गुणा होगा तो यहाँ पर
इसकी घात में इसका वो बदल जाता है x और x, तो ये x की घात यहाँ पर 2 हो जाएगी क्योंकि x कितने हैं, 2 हैं। अभी हम यहाँ पे लिख लें x गुणे x गुणे x गुणे x, 1 2 3 4 बार गुणा हुआ है तो x की घात हमको यहाँ 4 लिख लेना है। अभी हम लिख लें m गुणे m गुणे m गुणे m गुणे m, यहाँ पर 1 2 3 4 5 बार है तो यहाँ पर m की घात हमको लिख लेना है 5। और ऐसे ही अगर अलग अलग संख्याएं दी गई हैं, जैसे दिया है 3x गुणे 2y, तो इनका गुणा करना है तो हम इनका गुणा करेंगे 3 दूनी 6, अंक अंक का गुणा हो चुका है 3 दूनी 6। अब ये 3 दूनी 6 ये हैं क्या, x है और y है, तो यहाँ पे लिख लेंगे x y, 3 दूनी 6 और ये x और ये y, ये x y यहाँ पे लिख लेंगे। और 5a गुणे 3b, तो 5 3 15 और a और b, तो यहाँ पर a b लिख लेंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये इसका गुणा होता है। उसके बाद हम अगर ले लेते हैं भाग का, तो भाग में ये होता है कि जैसे हम दिया गया यहाँ पर m की घात 5 और बटे m की घात 2। अब इसको भाग देना है, तो भाग देना है, यहाँ पर इसकी घात है 5, तो m गुणे m गुणे m, इसको हम लिखेंगे 5 बार, और जब हम इसको 5 बार लिखेंगे तो बटे में इसको हमको 2 बार लिखना है क्योंकि इसकी घात 2 है। जब इसको 2 बार लिखेंगे तो एक ये कट गया, एक ये कट गया, एक m a कटा और एक ये कट गया। अब यहाँ पर रह गया 1 2 3, m हमको मिल गए हैं 3, इसलिए m की घात यहाँ हमको क्या मिल जाएगी, 3। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आज हमने ये बेसिक केवल बताया है, और जोड़ घटाव गुणा भाग, और बाकी बड़े क्वेश्चन हम लेंगे, सजाती विजाती क्या है, ये सारी बातें अगली वीडियो में हम देखेंगे। ये इसका पार्ट 1 है, ये इसका पार्ट 1 है, और पार्ट 2 में जो है हम इससे जोड़ घटाव गुणा भाग के बड़े क्वेश्चनों को हम देखेंगे, एक एक करके हल करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।